मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है स्टूडेंट। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसके बराबर के बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ, गाउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है उसका अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था गाउस का नियम क्या होता है, गाउस के नियम की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कूलॉम के नियम की सहायता से गाउस के नियम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसका अध्ययन अपन ने अंतिम क्लास में किया था। स्टूडेंट, तो आज की क्लास में अपन गाउस के नियम के अनुप्रयोगों का अध्ययन करने वाले हैं कि गाउस के नियम का उपयोग कौन कौन सी विशेष परिस्थितियों में करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि जहां पर कूलॉम का नियम लागू नहीं होता है उसकी सहायता से अपन विद्युत क्षेत्र का आकलन नहीं कर सकते हैं, वहां पर उन विशेष परिस्थितियों में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है। तो वो विशेष परिस्थितियां कौन कौन सी है उनके बारे में देखा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत अपन 6 अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, इसमें से 6 अनुप्रयोगों में अपना पहला अनुप्रयोग रहेगा अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि कोई अनंत लंबाई का एक समान रेखीय आवेशित तार है तो उस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसका अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए अपन एक अपरिमित लंबाई का आवेशित तार लेते हैं जो एक समान रूप से आवेशित होता है। क्योंकि यहाँ पर गाउस का जो नियम है वो एक समान आवेश वितरण पर या सतत आवेश वितरण के लिए ही लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक अपन आवेशित तार ले रहे हैं, उस आवेशित तार को दिया गया आवेश, मान लो अपने पास ये एक अपरिमित लंबाई का चालक तार है। स्टूडेंट, इस चालक तार को यदि Q आवेश दिया जाए तो ये Q आवेश इस चालक तार की, मान लो AB के रूप में अपन ने ये अनंत लंबाई का अपरिमित लंबाई का चालक तार मान लिया। इस चालक तार को अपन ने Q आवेश दिया और वो Q आवेश इस चालक तार की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस चालक तार के कारण इसके समीप उत्पन्न किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले इस आवेशित तार के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा का आकलन करें स्टूडेंट अपन कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र किस ओर होगा, इस धनात्मक आवेशित तार के दूर की ओर होगा, पास की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उसे दिशा का आकलन करना है स्टूडेंट अपने को। तो यहाँ पर इसके लिए इस चालक तार से लंबवत r दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया अपन ने। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यदि अपन ज्ञात करें पहले, तो इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए स्टूडेंट अपन इस चालक तार में दो इसके मध्य बिंदु से समान दूरी पर समान लंबाई के दो अल्पांश लेते हैं A1 और A2। इन दोनों के कारण इस बिंदु P पर जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण समान होगा। क्योंकि यहाँ पर अल्पांशों की जो लंबाई है वो समान है और बिंदु P की इन अल्पांशों से दूरी है वो भी एक समान है। क्लियर है? तो यहाँ पर A1 के कारण बिंदु P पर और A2 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन दिशा दोनों की A1 P की ओर और A2 P की दिशा में देंगे। देखो यहाँ पर A1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार A2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र मान लो DE है, तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है स्टूडेंट यहाँ पर। सही है? तो यहाँ पर इन दोनों अल्पांशों पर उत्पन्न विद्युत परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यदि इसे अपन घटकों के रूप में वियोजित करें, मान लो ये कोण यहाँ पर अल्फा है तो ये कोण भी यहाँ पर अल्फा के रूप में ही होगा। तो यहाँ पर इस डी का एक घटक डी cos थीटा के रूप में
इसका एक घटक d sin थीटा के रूप में, सही है। इसी प्रकार इसका एक घटक d cos थीटा के रूप में, इसी प्रकार इसका दूसरा लंबवत घटक d sin थीटा के रूप में। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, d sin थीटा और d sin थीटा दोनों का परिमाण समान और दिशा विपरीत है, इसका ये दोनों घटक तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, निरस्त हो जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर उन दोनों अल्पांशों के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो इनके क्षैतिज घटकों के योग के बराबर हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र किस ओर है, इस चालक तार के लंबवत बाहर की ओर रहेगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो यहाँ पर दिशा अपने को दर्शानी थी, क्या रहेगी, यदि आवेशित तार धनावेशित तार के कारण धनावेशित यदि तार होगा तो धनावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर और वो भी लंबवत रहेगी, उसकी दूर की ओर लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा रहेगी। यदि यहां पर ऋणावेशित तार है तो स्टूडेंट ऋणावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पास की ओर होगी और वो भी लंबवत, चालक तार से लंबवत दूर की ओर और चालक तार से लंबवत पास की ओर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पर यदि कोई भी अपरिमित लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार होता है तो उसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो उसके लंबवत बाहर की ओर रहेगा, धनात्मक होगा, और ऋणात्मक होगा तो अंदर की ओर उसकी दिशा रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट अपने सबसे पहले क्या ज्ञात किया, इस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा का आकलन किया है, तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र जो है वो लंबवत बाहर की ओर अपने को प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर इस आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात परिमाण ज्ञात करना है कि इस बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस परिणामी विद्युत क्षेत्र का आकलन करना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का आकलन करने के लिए दिशा समझ में आ गई होगी, कैसे अपन ने ज्ञात किए, एक समान आवेशित तार ले लिया, दो अल्पांश ले लिए जिसके बिंदु P पर समान लंबाई लिए, समान दूरी, इसका उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान है लेकिन दोनों की दिशा, एक की दिशा A1 P की ओर है, दूसरी दिशा A2 P की ओर है, दिशा अलग अलग है, इसका इनको घटकों में विभाजित करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इस कारण स्टूडेंट जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र इन क्षैतिज घटकों के दिशा में होगा। तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर अपने को मिल रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा का आकलन अपन ने कर लिया। अब यहाँ पर अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होगा, गाउसियन प्रश्न की रचना करनी होगी। जो भी अपने पास है आवेश वितरण है, उस आवेश वितरण के चारों ओर अपने को क्या करना होगा, आवेश वितरण के चारों ओर गाउसियन प्रश्न की रचना करनी होगी। तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा डायग्राम और लेते हैं। अपने पास वही अपरिमित लंबाई का एक समान धनावेशित तार है। एक समान धनावेशित तार अपने को दिया हुआ है यहाँ पर अपरिमित लंबाई का। इस चालक तार से वही r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। तो इस कारण यहाँ पर इस बिंदु P से गुजरते हुए r त्रिज्या एवं l लंबाई के
आर त्रिज्या एवं एल लंबाई के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ये अपने पास एल लंबाई और आर त्रिज्या का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मिल गया। इस गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र का परिमाण इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी ले लो वो एक समान रहेगा। तो यहाँ पर इस आवेश वितरण के चारों ओर अपन ने गाउसीय पृष्ठ की रचना कर ली है। अब यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, दूरी के साथ उसमें परिवर्तन क्या होगा, उस परिवर्तन का अध्ययन करें यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट अपन देखते हैं यहाँ पर ये जो बेलनाकार पृष्ठ लिया है, इस बेलनाकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट, फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डीएस पृष्ठ एस के। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो ये होगा। सही है स्टूडेंट। यहां पर इस गाउसीय पृष्ठ की अपन बात करें तो इस गाउसीय पृष्ठ में तीन पृष्ठ मिल रहे हैं अपने को। एक वर्ताकार पृष्ठ S1 मान लिया, दूसरा वर्ताकार पृष्ठ S2 मान लिया और तीसरा ये वक्र पृष्ठ S3 मान लिया। मतलब ये गाउसीय पृष्ठ इसमें ये तीन पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। S1 S2 वर्ताकार पृष्ठ और S3 यहाँ पर इस बेलन का वक्र पृष्ठ है। सही है। तो यहाँ पर इस समीकरण को स्टूडेंट अपन लिख सकते हैं इन तीनों प्रश्नों के लिए फाई ई बराबर लिखा जा सकता है समाकलन ई डॉट डीएस S1 के लिए प्लस समाकलन ई डॉट डीएस S2 के लिए प्लस समाकलन ई डॉट डीएस S3 के लिए। अब यहां पर ई तो इस गाउसीय पृष्ठ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है जो प्रत्येक अवस्था में एक समान है। अल्पांश ds की अपन बात करें तो यहां पर इस S1 पृष्ठ में अपन ने एक अल्पांश ले लिया ds जिसकी दिशा ये रहेगी। इस अल्पांश पृष्ठ में यदि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है। तो इस अवस्था में थीटा का जो मान होगा स्टूडेंट कितना है, 90 डिग्री होगा। मतलब ई और ds दोनों के एक दूसरे के लंबवत है। इसी प्रकार स्टूडेंट यहां पर देखें एक अल्पांश ds अपन ने यहां पर ले लिया। इस ds की जो दिशा है वो स्टूडेंट क्या रहेगी, ये रहेगी। इस अल्पांश से दूर की ओर अपन देखें विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो दूर की ओर e की दिशा। तो उस अवस्था में यहां पर स्टूडेंट थीटा बराबर अपने को क्या मिल रहा है, थीटा बराबर यहां पर भी अपने को क्या मिल रहा है, 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। तीसरे वक्र पृष्ठ की अपन बात करें तो इस वक्र पृष्ठ में वही एक अल्पांश अपन ने ds ले लिया। इस ds की जो दिशा है वो क्या है, बाहर की ओर, और बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो यहाँ पर थीटा बराबर अपने क्या मिला स्टूडेंट, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर अपने को 0 डिग्री। ई और ds यहाँ पर क्या है, समांतर है। यहाँ पर दोनों अवस्थाओं में ई और ds क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस समीकरण में ये मान पुट करें तो इस समीकरण में मान पुट करने पर पाई ई बराबर समाकलन S1 के लिए pds cos 90 प्लस समाकलन pds cos 90 S2 के लिए प्लस समाकलन S3 के लिए eds cos 0। तो स्टूडेंट cos 90 का मान 0। तो यहाँ पर इन दोनों अवस्थाओं का मान कितना हो गया, इन दोनों पदों का मान 0 हो गया। क्या बच गया अपने पास है, eds S3 के लिए, अर्थात यहाँ पर अपने पास शेष बच गया पाई बराबर समाकलन eds S3 पृष्ठ के लिए। ई यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई का मान एक समान होगा। यहाँ पर क्या बच गया, समाकलन ds। यहाँ पर समाकलन ds, यहाँ
समाकलन ds S3 बराबर क्या होगा 2 पाई RL बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH, h के स्थान पर यहाँ पर इसकी लंबाई अपन ने या ऊंचाई l ली है तो 2 पाई RL। तो फाई का मान क्या मिल गया स्टूडेंट, फाई बराबर मिल गया अपने को E इंटू 2 पाई RL। ये अपने को यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान मिल रहा है। अब यहाँ पर यदि अपन गाउस के नियम का उपयोग करें, क्योंकि गाउस का जो नियम है वो भी तो विद्युत फ्लक्स के परिमाण को व्यक्त करता है, तो गाउस के नियम से फाई बराबर अपने क्या मिल रहा है स्टूडेंट, Q बटे वे एप्सिलॉन नोड। Q यहाँ पर क्या है, इस गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, सही है। यदि अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार के कारण पृष्ठीय आवेश रेखीय आवेश घनत्व का मान लैम्बडा है, तो यहाँ पर इसका जो रेखीय आवेश घनत्व वो क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा बराबर Q बटे वे L। तो यहां पर स्टूडेंट Q का मान क्या मिल गया, लैम्बडा इंटू L। ये Q का मान इस समीकरण में रखें तो क्या मिल रहा है अपने को, अतः फाई E बराबर अपने को मिल रहा है लैम्बडा L बटे वे एप्सिलॉन नोड। समीकरण 1 और 2 की बात करें, दोनों विद्युत फ्लक्स के मान को व्यक्त कर रहे हैं जो इस गाउसीय पृष्ठ के लिए दिया गया है। तो इन दोनों समीकरणों से, समीकरण 1 व 2 से E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नोड, L से L स्टूडेंट कैंसिल हो गया। E बराबर क्या मिल गया अपने को, E बराबर स्टूडेंट अपने को मिल गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नोड। या फिर स्टूडेंट इसी में लिखता हूं 2 लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड R। 2 का ऊपर नीचे अपन ने गुणा कर दिया, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड क्या होता है, k के बराबर होता है। तो इसे क्या लिखें अपन 2k लैम्बडा अपॉन R। तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो 2k लैम्बडा अपॉन R है। और इस समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि E का जो मान है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात जैसे जैसे इस चालक तार से अपन दूर जा रहे हैं, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी हो रही है। तो E और R के मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो खींचा गया ग्राफ एक चरघातांकी वक्र के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इस प्रकार दूर जाने पर, क्योंकि दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी जितनी ज्यादा होगी E का मान उतना ही कम होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहला अनुप्रयोग था स्टूडेंट अपना क्या, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, गाउस का नियम का उपयोग करते हुए गाउस के नियम का उपयोग किया अपन ने। तो यहाँ पर इसमें पहले विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया है, फिर गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया है, दोनों समीकरणों की स्टूडेंट अपन ने तुलना की है, और अंतिम समीकरण अपने को विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त कर रहा है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपने को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर अपन ने जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया था, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो 2k लैम्बडा अपॉन R है। यहाँ पर R दूरी है, इससे ये स्पष्ट होता है कि चालक तार से दूर जाने पर, जैसे जैसे आप आवेशित चालक तार से दूर जाओगे, दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान में कमी होती है। आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप बाद में इसको वापस फिर से समझ सको, इसके नोट्स आप बना सको। आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, इसको स्टेप बिल्कुल आसान है, अच्छी तरह समझ में आया होगा स्टूडेंट आपको। अब यहाँ पर अपन ने पहला अनुप्रयोग पढ़ा, इसका फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया, इसका ग्राफ अपन ने ज्ञात किया। तो इसके सूत्र पर आधारित क्वेश्चंस की भी बात करें अपन, तो इसका एक क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर। बताइए स्टूडेंट, देखो इसका एक क्वेश्चन,
हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो यहां पर एक अपरिमित लंबाई के चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व, स्टूडेंट यहां पर अपने को रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है 0.2 माइक्रो कूलोम प्रति मीटर। एक अपरिमित लंबाई के चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो 0.2 माइक्रो कूलोम प्रति मीटर। तो इस चालक तार से इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपने ज्ञात करना स्टूडेंट। तो यहां पर अपने को क्या दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है अपने को, दो मान दिए हुए हैं। कौन से हैं ये दो मान, लैम्ब्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर कितना है 0.2 माइक्रो कूलोम प्रति मीटर या 0.2 गुणा 10⁻⁻6 कूलोम प्रति मीटर। पहला मान तो ये दिया हुआ है। दूसरी चालक तार से उस बिंदु की दूरी दी हुई है r बराबर 40 सेंटीमीटर, जिसको 0.4 मीटर लिखा जा सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया, E बराबर कितना 2k लैम्ब्डा अपॉन r, सूत्र भी निकाला अपन ने। तो इसमें मान पुट करें 2, k का मान कितना होता है स्टूडेंट 9 गुणा 10⁻9, लैम्ब्डा का मान अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 0.2 गुणा 10⁻⁻6 बटे r का मान कितना है स्टूडेंट 0.4। सही है। तो यहां से E बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, E बराबर अपने को मिल रहा है यहां पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 2 × 2 4 ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया यहाँ पर 9 गुणा 10⁻3, 10 प्लस के 9 माइनस के 6 तो प्लस के 3 बच गए। तो E बराबर क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को 9 गुणा 10⁻3 और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के अपरिमित लंबाई का चालक तार अपने को दिया हुआ था, उसे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो ये रहेगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट अपन ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में अपन ने गाउस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ा है। पहला अनुप्रयोग कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लीनियर चार्ज वायर, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित रेखीय तार के कारण चुंबकीय विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा ये अपन ने ज्ञात किया। यहाँ पर आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट।